नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी धाम पर। तो आइए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। तो दलित आत्मकथाओं का चयन करना है। तो इनमें से कौन कौन सी आत्मकथाएं ऐसी हैं जो दलित आत्मकथाएं हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहले प्रश्न के उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, अपने अपने पिंजरे। और ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। ऑप्शन सी, मेरी पत्नी और भेड़िया। ऑप्शन डी, गर्दिश के दिन। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लगा लिए होंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है हमारा, अपने अपने पिंजरे। यह सही उत्तर है क्या, यह एक हो जाएगा। अपने अपने पिंजरे किसकी रचना है, मोहनदास नेमिस रास की। तो मोहनदास नेमिस रास की कौन सी रचना है, अपने अपने पिंजरे। यह कब लिखी गई थी, तो 1995 में। और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, यह किसकी रचना है, तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की रचना है। किसकी है, यह राजेंद्र यादव की रचना है। और मेरी पत्नी और भेड़िया यह किसकी रचना है, तो यह धर्मवीर की होगी, ना कि भारती, केवल धर्मवीर की। यह 2009 की रचना है। यह 2009 की है और यह 1995 की है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन ए और सी में कौन सा है, बी। तो ऑप्शन ए और सी। और यह गर्दिश के दिन यह किसकी रचना है, तो यह कमलेश्वर की रचना है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप लोग सही उत्तर लगा लिए होंगे। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं क्या है हमारा पहला, चंदायन। इसका समय क्या हो जाएगा, चंदायन का, तो इसका समय क्या हो जाएगा 1379। और क्या हो जाएगा मृगावती का 1501। और क्या हो जाएगा चित्रावली का, तो 1613। क्या 1613। और अनुराग बांसुरी का क्या हो जाएगा, तो 1764। क्या हो जाएगा 1764। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। क्या है, साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या है हमारा, क्या क्वेश्चन कर रहा है, साधारणीकरण के विषय में कौन सा सही है। तो साधारणीकरण के विषय में हमारा क्या कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं इसका, बी और सी। क्या है, बी और सी। क्या कह रहा है बी और सी में, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, बिल्कुल सही है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, दोनों सही है और यह दोनों गलत हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन सा कथन सही है।
तो उक्त काव्यांश के लिए कौन सा कथन सही हो जाएगा? आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है? नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद। तो इसमें अलंकार ध्वनि है? नहीं है, इसमें अलंकार ध्वनि का प्रयोग नहीं है। यह रस ध्वनि का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं है यह रस ध्वनि का उदाहरण। इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है? बिल्कुल सही है। यह लक्षण पर आधारित है? बिल्कुल सही है। तो हमारा सी और डी किस में है? सी और डी बी में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। कूट भाषा का चयन करना है। क्या है? निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो कौन सा? जपू जी किसकी रचना है? आप लोग सही उत्तर बताएंगे। जपू जी किसकी रचना हो जाएगी? जपू जी सही उत्तर बताएंगे। जपू जी किसकी रचना हो जाएगी? तो एक इसमें ए हो जाएगा। और जपू जी किसकी रचना है? ऑप्शन सी देखते हैं हमारा क्या है। और रस मंजरी किस में हो जाएगा? नंददास में। इसमें बी हो जाएगा। बरबोनाई का भेद किसकी हो जाएगी? इसमें सी हो जाएगा। रहीम वैराग्य संदीपनी तुलसीदास डी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। किसका कथन है? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जरूर उत्तर देंगे आप सब। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लगा लिए होंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो यह कथन किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? प्रकाशन कब है? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब है? 1862, 1870, 1883, 1888। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। 1883 ऑप्शन नंबर सी शिव सिंह सरोज का है। तो ये 1888 किसका है? तो ग्रियर्सन के इतिहास का 1800 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का 1888 में प्रकाशन हुआ था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? गुजराती का। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? पंजाबी का। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? मराठी का। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है? सिंधी का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लगा लिए होंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुजराती का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना है हो सो लेओ। तो यह कथन किसका है? वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेओ। तो यह कथन किसने कहा था वल्लभाचार्य की मृत्यु पर?
आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विट्ठल नाथ ने कहा था। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था? तो विट्ठल नाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, कीर्ति लता में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सगुनई अगुनई नई कछु भेदा तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? सगुनई अगुनई नई कछु भेदा, तो यह कथन तुलसीदास ने अपनी रचना रामचरितमानस में किससे यह कहलवाया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। सगुनई अगुनई नई कछु भेदा तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, शिव। किससे कहलवाया है तुलसीदास ने? तो भगवान शिव से। सगुनई अगुनई नई कछु भेदा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन किसने कहलवाया है? तो ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहलवाया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। है रथपाल की गयन गृह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो, यह पंक्ति किस कवि की है? है रथपाल की गयन गृह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो, तो यह भगवान कृष्ण से संबंधित पंक्तियां हैं। तो आप लोग अब अनुमान लगा सकते हैं कि यह पंक्तियां किसकी है, मतीराम की, देव की, पद्माकर की या कुलपति मिश्र की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया, पद्माकर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पद्माकर। पद्माकर की पंक्तियां है रथपाल की गयन गृह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। सावन आवन हेरि आवन हेरि सखी मन भावन आवन जो बिसेखी छाए कहूँ घन आनंद जान संहार की ठौर लय भूलन लेख बूंदे लगे सब अंग दय दंगय उल्टी गति आपने पापन पे की पौन सो जागति आड़ी सुनी ही पै पान तिलागति आँखें देख। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मना स्थिति का वर्णन किया गया है? तो पुलक है, रोमांच है, मार्मिक स्थिति है या संकोच है? सावन आवन हेरि आवन सखी मन भावन आवन चोप विसेखी छाए कहो घन आनंद जान संहारी की ठौर लय भूलन लेखी बूंद लगे सब अंग दगय उल्टी गति आपने पापन पे की पौन सुजागति आड़ सुनी है
पान लागती आँखी ने देखी। इस सवैया में गृहिणी नायिका की किस मना स्थिति का चित्रण किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किसे कहा गया है? निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किसे कहा गया है? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को, निराला को, पंत को, प्रसाद को। दिनकर को, निराला को, पंत को या प्रसाद को। तो आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को, निराला को, पंत को या प्रसाद को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दिनकर को आग और राख का कवि कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। नाटक जारी है किसका काव्य संग्रह है? तो पहले तो यही पूछा जाता है कि नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो आप लोग जान लीजिए यह काव्य संग्रह है। तो किस विधा की रचना है? काव्य संग्रह है। हाँ, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो काव्य संग्रह है। और यह किसका नाटक है? तो यह किसका नाटक है? आप लोग जल्दी से बताएंगे। आप लोग इसका उत्तर लगा लिए होंगे। तो लीलाधर जगुड़ी किसका नाटक है? तो यह लीलाधर जगुड़ी का, सॉरी नाटक नहीं, काव्य संग्रह है, नाटक जारी है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। क्या कह रहा है, प्रिय की सुध सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार, सुसज्जित मैं तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुगत संवाद सन्निहित। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? प्रिय की सुध सी सरिताएं, ये कानन कांतार, सुसज्जित मैं तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। तो यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? आप लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की, रामनरेश त्रिपाठी की, मैथिली शरण गुप्त की या लाला भगवान दीन की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं यह। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन थे? आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन थे? आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन थे? तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ऑप्शन ए है गंगा प्रसाद विमल, ऑप्शन बी है महीप सिंह, ऑप्शन सी है मधुकर सिंह, ऑप्शन डी है शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं, कौन है आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, गंगा प्रसाद विमल जी आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? जय पराजय है, रुपया तुम्हें खा गया, कृष्ण अर्जुन युद्ध, करबला। तो कौन सा उत्तर प्रेमचंद का है? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आइए देखते हैं। करबला किसका है? प्रेमचंद का। बहुत शंकर एक और नाटक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रेमचंद का एक और नाटक कौन सा है। एक हो गया करबला, दूसरा कौन सा नाटक है, कमेंट करके आप सब बताएंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं यह उस उपन्यास के। तो विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास के पात्र हैं? दीर्घतपा के हैं, या कितने चौराहे के हैं, या फिर मैला आंचल के हैं, या फिर परिति पर कथा के हैं। तो किस उपन्यास में विश्वनाथ प्रसाद पात्र के रूप में हैं, उपस्थित हैं? तो बताएंगे आप लोग जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो मैला आंचल, ऑप्शन नंबर सी।
मैलांचल के पात्र विश्वनाथ प्रसाद हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आइए देखते हैं। बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो इसका सही उत्तर देंगे आप सब। ऑप्शन ए है जयवर्धन, ऑप्शन बी है शेखर एक जीवनी, ऑप्शन डी है संघर्ष और ऑप्शन सी है सन्यासी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग लगा लिए होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। आइए देखते हैं क्या है हमारा। ऑप्शन बी शेखर एक जीवनी। बाल वयः संधि और किशोर मन की मनोवैज्ञानिक अंकन हुआ है इस उपन्यास में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो देखते हैं मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ है? तो आप लोग बताएंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ है 1886 में। कब? 1886 में मैथिली शरण गुप्त। ये 1886 में। श्रीधर पाठक 1859 में। रामनरेश त्रिपाठी 1889 में। रामनरेश त्रिपाठी कब है? 1889 में। उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी 1889 हो गए। और जाला का कब है? 1899 में। कब है? 1899 में। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले कौन आएंगे? 1859 में किसका है? 1859 में श्रीधर पाठक हो जाएंगे। उसके बाद कौन आएंगे? 1886 मैथिली शरण गुप्त आ जाएंगे। उसके बाद कौन आएंगे? 1889 रामनरेश त्रिपाठी आ जाएंगे। उसके बाद कौन आ जाएंगे? हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। तो जन्म काल की दृष्टि से इनका सही क्रम बताना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नानक का जन्म कब है? 1400। गुरु नानक का जन्म 1469 हो गया। और कबीर का जन्म कब हो गया? 1398 हो गया। उसके बाद कौन है? सुंदरदास का कब हो गया? सुंदरदास हो गए 1556 में हो गए। उसके बाद दादू दयाल का कब हो गया? दादू दयाल हो गए 1544। तो इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? पहले कौन आएंगे? सबसे पहले कौन आएंगे? हमारे कबीरदास जी आएंगे। उसके बाद कौन आएंगे? नानक जी आएंगे। उसके बाद दादू, उसके बाद सुंदर। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? असंगत का चयन करना है। रीतकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। देव के लिए कहा गया। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। और इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारणी है। भिखारी दास के लिए कहा ऐसा कवि
ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर के लिए कहा गया है, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस, तो इसमें जो ये कहा जा रहा है पद्माकर नहीं होंगे, इसमें सेनापति हो जाएगा। कौन? सेनापति। कौन हो जाएगा? सेनापति के लिए कहा जा रहा है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, असंगत, इसमें भी असंगत का चयन करना है, तो आप लोग जल्दी देखेंगे। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन है किसका है? यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बिल्कुल सही कहा गया है। क्या है? बिल्कुल सही कहा जा रहा है पहला वाला। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, यह भी सही है। हजारी प्रसाद ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, न कि केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकारा करा नहीं रहा। उसने कहा था कहानी के लिए है, तो यह भी सही है। तो यह जो इसमें हजारी प्रसाद का नाम आया है, तो हजारी प्रसाद की जगह कौन हो जाएंगे? रामचंद्र हो जाएंगे हमारे शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। कौन? रामचंद्र शुक्ल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत का चयन करना है इसमें भी। उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। प्रगतिवाद के लिए कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। छायावाद के लिए कहा जा रहा है, असीम और अज्ञात प्रीतम की प्रति अत्यंत प्रीतमय भाषा के अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक के लिए काव्य की गति प्रायः बंध गई थी। छायावाद के लिए कहा जा रहा है, और छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद सिम्बोलिज्म के अर्थ में होने लगा था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो यह जो इसमें आधा सही है आधा गलत है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच है। यहाँ तक पूरा सही है। प्रगतिवाद की जगह क्या हो जाएगा? छायावाद। क्या हो जाएगा हमारा? छायावाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए असंगत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? असंगत है। कौन सा? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत का इसमें भी चयन करना है। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? पौरुषेय रामायण की भाषा अवधी ब्रज मिश्रित है, जिसमें राजस्थानी का भी पुट है। पौरुषेय रामायण की भाषा अवधी ब्रज मिश्रित है, जिसमें राजस्थानी का भी पुट है। रघुराज सिंह रामचंद्रदास की कृतियों में राम का श्रृंगारिक चित्रण किया गया है, अतः इनकी अवधि में ब्रज और खड़ी बोली के शब्दों की बढ़ोतरी हुई है। हृदय राम का हनुमान नाटक संवाद शैली का सफल ग्रंथ है। प्रेमदास का रमाश्वमेध की प्रबंध कुशलता उत्कृष्ट है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें?
आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये जो प्रेमदास है, यहाँ पे प्रेमदास ना होकर कौन हो जाएगा, मधुसूदन दास। कौन हो जाएगा, मधुसूदन दास। कौन, मधुसूदन दास। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी असंगत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और यूनानी लिपि में मिलते हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक और यूनानी लिपि में हैं। और क्या कह रहा है, ऑप्शन बी, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, निम्न लिपि के अर्थ में नागरी अथवा देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिलता है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ब्राह्मी, भारत में ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 350 ईस्वी तक होता रहा। इसके बाद इसकी 2 शैलियाँ का विकास हुआ, उत्तरी और दक्षिणी शैली। तो इनमें से कौन सा असंगत हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। थोड़ा से इसमें गलती की गई है, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में जो देखिए, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी में तो मिलते हैं, खरोष्टी में मिलते हैं, ग्रीक में मिलते हैं, लेकिन यूनानी में नहीं। बल्कि किसमें, यूनानी की जगह क्या हो जाएगा, यूनानी की जगह क्या हो जाएगा, यूनानी की जगह अरमाइक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अरमाइक। क्या, अरमाइक में मिलते हैं। तो आज का ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न। अब यहाँ हमारी ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, आप लोग ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ और अच्छे प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका धन्यवाद, एक बार पुनः बार बार धन्यवाद। मिलते हैं कल, धन्यवाद।